बच्चों, स्वाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को। तो आज मैंने जैसे आपको 24 प्रश्न पढ़ाया था अगली क्लास में राष्ट्रपति के बारे में, उसका मैं आपको राष्ट्रपति का ये टॉपिक जो लिया था हमने, उसका दूसरा भाग मेरी क्लास यहाँ चलेगा मेरे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो 25 प्रश्न से लगभग 25 प्रश्न 24 प्रश्न उसमें हुए थे और बाकी इसमें 24-25 प्रश्न किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति आपका समाप्त हो जाएगा वाला टॉपिक। देखिए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित कर दे सकता है, में से किसे संबोधित कर दे सकता है, किसे दे सकता है। यहीं पे देखिए उपराष्ट्रपति को देता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर को, भारत के प्रधान न्यायाधीश को। देखिए ये उपराष्ट्रपति को देता है, ये राष्ट्रपति। यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है। पीजीटी 2000 में, पीजीटी 2004 में देखिए कितनी बार आया है। ये आपका समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। टीजीटी 2004 में फिर आया है, फिर देखिए पीजीटी में भी आया है, फिर पीजीटी 2000 में आया है। 3 बार ये वाला प्रश्न आया हुआ है आपके। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए अब ये हमारा देखिए अनुच्छेद 56(1) के अनुसार क्या है। भारत का राष्ट्रपति इसके अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित इसके अनुसार कर सकता है, जो 56(1) के अनुसार। तो देखिए और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। ये उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। क्या अनुच्छेद 56(2) के तहत वाला देता है, जो इन्होंने उनको दिया है इस्तीफा या त्यागपत्र, उसको सूचना देता है। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 56(2) के अंतर्गत देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित करना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये वाला कार्यपालिका शक्ति और संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित करना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये वाला इनका जो शक्ति है कार्यपालिका की राष्ट्रपति में जो निहित है, इसको अमेरिका से लिया गया है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति को अपने पद ग्रहण की तारीख से, इसके अनुसार 67 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। और उपराष्ट्रपति को जब राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प तथा लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है इसको उपराष्ट्रपति को। इसके लिए उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दी जानी चाहिए। ये उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत पारित संकल्प तथा लोकसभा की सहमति से हटाए उपराष्ट्रपति को बता रहा है। इसके लिए उपराष्ट्रपति को ये 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी चाहिए इनको। ये उपराष्ट्रपति का बता रहा है कैसे उनको जो है पद वाला जो है उनको कैसे सब करना है, हटाना है। देखिए सूचना जारी किया जा सकता है, हम दिया ना। देखिए संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार, वही 94 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। इसके अनुसार लोकसभा का ये बता रहा है 94 के अनुसार ये हटाया जा सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व, इनको इसके अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प दावा पर इनको इसके द्वारा, इनके उपराष्ट्रपति को इसके द्वारा हटाया जा सकता है। आगे जो आपने देखा था देखिए अनुच्छेद 124(2) के अनुसार किसको जो है अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना अपना पद त्याग सकेगा। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके इसको बता के राष्ट्रपति को उसके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। इसके द्वारा 124 के अनुसार ये वाले हैं किसको। और 26 देखिए बच्चों, 26 प्रश्न क्या है। यदि राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना
पद त्याग ना हो तो उसे पद त्याग का अपना पत्र संबोधित करना चाहिए। किसको? अब देखिए, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश को, अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को। तो आगे प्रश्न आया ही है कि अपने उपराष्ट्रपति को ये देगा राष्ट्रपति, उनको त्याग पत्र, या उपरोक्त व्याख्या आपने वहां आगे देखी है। तो देखिए आपका आ गया कौन, 27 प्रश्न बच्चों। यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो वह किससे संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेगा? उपराष्ट्रपति, देखिए लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, भारतीय। तो वही वाला फिर प्रश्न है बच्चों घुमा के। देखिए यही प्रश्न कई बार आया है, इसीलिए इसको कई बार, देखिए टीजीटी 2005 में आ गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, भारत का राष्ट्रपति एक संसद, 28 प्रश्न आपका, भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होगा, क्योंकि एक संसद सदस्य नहीं होता है। क्यों नहीं हो? क्योंकि यह क्या होता है, उसे अपने कार्यकाल की गरिमा को कायम रखना है, उसे अपने कार्यकाल की गरिमा को कायम रखना है, इस वजह से नहीं होता है। राष्ट्र संसद का सदस्य नहीं होता है, किस वजह से नहीं होता है? उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे, ये वाला। और तीसरा देखिए है क्या है, वह सरकार के अधीन लाभदायक पद धारण कर सकता है, वह सरकार के अधीन लाभदायक पद ग्रहण कर सकता है। वह यह बनना नहीं चाहता है, वह यह बनना नहीं चाहता है क्या? देखिए इसका उत्तर क्या होगा या बच्चों यहाँ पे सही। तो देखिए ये वाला आपके बी वाला आंसर, उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे, क्योंकि इसे संसद एक सदस्य नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये वाला उसे देखना है कि वह निष्पक्ष रहे, तभी वो वहाँ का सदस्य नहीं रहता है। ये कब आया है? देखिए 2004 में टीजीटी की परीक्षा में आपके। अब इसकी व्याख्या देखिए आप। देखिए भारत का राष्ट्रपति संसद सदस्य बनने की सभी योग्यताएं रखते हुए वह संसद का सदस्य नहीं होता है। सभी जो है योग्यता रखता है, फिर भी संसद का सदस्य नहीं होता। उसका चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं वही आगे जो हमने आपको पढ़ाया था, वही दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित होंगे और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भी कोई विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता है। बिना इसके हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक पारित नहीं होता, ना कोई जो है विधेयक कानून रूप नहीं ले सकता है। इस तरह वह कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका का एक अंग होता है। कार्यपालिका के साथ साथ किसका? विधायिका का भी एक अंग होता है। यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य बन जाता है तो कानून निर्माण में उसकी निष्पक्षता का संदेह किया जाएगा। अगर वह उसकी कहीं के सदस्य बन जाता है बच्चों, किसी संसद का या किसी, तो जो निर्णय लेगा उसकी निष्पक्षता पर आदमी संदेह करेगा, इसीलिए वह जो है कहीं किसी का सदस्य नहीं होता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि वह जिस सदन का सदस्य होता है या किसी भी पार्टी का सदस्य होता है उसके प्रति पक्षपात कर सकता है, इसी वजह से इसे दूर रहता है, वहाँ नहीं रह सकता ये। क्योंकि सारी जो है इन्हीं को सारी वो करना है, जैसे कोई कार्य करना है तो अगर किसी भी सदन में रहेंगे तो किसी के पक्ष में पक्षपात होगा ना, अगर वो अपना फैसला सुना दिए तो इस तरह किसी भी सदन के ये सदस्य नहीं होंगे। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकाली शक्ति निहित है। किसमें निहित है? 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है बच्चों? राष्ट्रपति में, कि राज्यपाल में, कि उपराष्ट्रपति में, कि प्रधानमंत्री में, किसमें निहित है? 53 के अनुसार। देखिए इसी के अनुसार जो है संघ की कार्यकारी शक्ति इसमें राष्ट्रपति में, इसके अनुसार 53 के अनुसार किसमें? राष्ट्रपति में। ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए 2016 में ही आया है यूपी पीजीटी परीक्षा में, यूपी में भी आया है और देखिए पीजीटी में भी आया है। देखिए यूपी पीपी और पीजीटी दोनों में आया हुआ प्रश्न है। क्योंकि देखिए यही तो जीएस में सब प्रश्न बनाते हैं। संविधान हुआ, और देखिए संविधान के अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित। संघ के इसके अनुसार 53(1) के तहत यह कहा गया है कि बच्चों के संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के द्वारा करेगा। अपने जो है इसका प्रयोग जो है अपने जितने नीचे के अधिकारी रहेंगे उसके द्वारा वो करेगा, स्वयं भी करेगा और अधिकारियों के द्वारा भी करेगा। देखिए 30 प्रश्न है क्या है, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कब लगाया जाता है केंद्र में?
लोकसभा चुनाव के दौरान, आपातकाल बाहरी या अंदरूनी के दौरान, बाहरी या अंदरूनी के दौरान आपातकाल, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान ही नहीं है। तो क्या आंसर सही है बच्चों ये वाला? देखिए कहीं ये जो है केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ये कहीं भी इस संविधान में इसका प्रावधान ही नहीं है कि केंद्र में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ये वाला उत्तर आपका डी वाला सही होगा, क्योंकि इसका कहीं भी जो है वर्णित नहीं है इसके। देखिए डी वाला आंसर आपका सही था। राष्ट्रपति शासन वस्तुतः अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में राज्यों में लगाया जाता है। इसके संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राज्यों में लगाया जाता है, केंद्र में नहीं। तो आगे आपको ने देखा था कि संविधान में केंद्र में राष्ट्रपति का शासन लगाए जाने का प्रावधान नहीं, केंद्र में, राज्य में लगाया जाएगा बच्चों। देखिए राज्य में लगाया जाएगा, लेकिन केंद्र गवर्नमेंट में राष्ट्रपति, केंद्र वाले में राष्ट्रपति शासन नहीं है का कोई प्रावधान ही। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारतीय संविधान के 18 में आपात संबंधी उपबंधों का उल्लेख है। संविधान के भाग 18 में जो आपात संबंधी 18 में आपात संबंधी उपबंधों का उल्लेख है बच्चों। जो आपातकाल लगाए जाते हैं वो 18 में आपके निहित है। देखिए अब क्या है, आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं बच्चों। व्याख्या से देखिए आपके बहुत प्रश्न बनेंगे। यहाँ देखिए व्याख्या, राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, ब्रह्मा बाहरी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो बच्चों, उसमें यह आपातकाल किसके अंतर्गत? 352 के अंतर्गत। तो देखिए ध्यातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लिखित है कि आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर 44वें संविधान 1978 द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया है। इसके 1978 के द्वारा 44वें संशोधन के द्वारा ये शब्द सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया है, जहाँ इसके अंतर्गत आंतरिक शक्ति है। अनुच्छेद 352 में उल्लिखित आंतरिक शक्ति, अशांति और शब्द के स्थान पर 44वें संशोधन इसके अंतर्गत 1978 के अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया है। इसके अंतर्गत बच्चों देखिए अनुच्छेद 355 के अनुसार क्या है? संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ये संघ का यह कर्तव्य है कि ये कह रहा है इसके अनुसार 355 के अनुसार कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति, जो अंदर की हमारे अपने यहाँ की अशांति है, और बाहरी आक्रमण उससे जो आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। इसके अनुसार 355 के अनुसार ये बता रहा है। अब 31 प्रश्न देखिए बच्चों। देखिए 31 प्रश्न में क्या है आपका, ये क्या कर रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार ने सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है? सरकार से सूचना प्राप्त करने का 78 में कि 78 में कि 78 में कि 75 में कि इनमें से कोई नहीं। किस में देखो ये वाला शब्द है, तो 78 में ये जो है ये वाला प्रावधान जो है सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, इसको संविधान के सरकार की सूचना इसमें प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है इसके अंतर्गत। ये भी देखिए 99 में आया हुआ आपका प्रश्न है। अब देखिए क्या संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। ये वाला राष्ट्रपति को 78 के अनुसार राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। इसमें अनुच्छेद 78 का में क्या है? प्रधानमंत्री पर यह दायित्व डालता है कि 78 का प्रधानमंत्री पर क्या दायित्व डालता है कि संघ के कार्यों के प्रशासन के बारे में तथा विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में मंत्रिमंडल को जो भी निर्णय करे वह उन सभी की सूचना राष्ट्रपति को दे। जितने ये वाला जो है निर्णय करे जो सभी विषय पर, इसके अनुसार 78 का के अनुसार प्रधानमंत्री का ये दायित्व है सब कि इसको सूचना राष्ट्रपति को दे। जो भी ये प्रस्थापनाओं में या मंत्रिमंडल का जो भी निर्णय करे वो यह उसको सूचना उनको राष्ट्रपति को दे। प्रधानमंत्री इसके अनुसार इनको सूचना देगा। और देखिए इसके 78 के अंदर राष्ट्रपति को इनका कर्तव्य होगा, इसके अनुसार जो है ये
इनको जो है सूचना देगा। दोनों हैं अलग अलग, इनका कर्तव्य होगा इसमें इसमें अलग निर्णय करे, इसमें राष्ट्रपति को दे। देखिए फिर 78 खा आ गया। यहाँ का में था, खा में क्या है कि इसके अनुसार संघ के कार्यकलाप के संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी बच्चों और विधान विषयक प्रस्थापनों संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। इसके अनुसार कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्थापनाओं के संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह इनको दे। इसके अंदर 78 का के अनुसार इसमें हो गया। ख के अनुसार क में तो ये था। तो देखिए यहाँ पे हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। 32 प्रश्न में क्या है। 32 प्रश्न आपका है बच्चों, ये है यहाँ पे जो क्या है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश पुनः संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है। देखिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किया अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहेगा। देखिए 1 पखवाड़ा तक कि 6 सप्ताह तक, 1 महीना कि 8 सप्ताह तक, कितने दिन तक ये प्रभावी रहेगा बच्चों। तो देखिए 6 सप्ताह तक पुनः जुटने तक, संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहेगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहेगा, तो 6 सप्ताह तक बच्चों। ये वाला भी प्रश्न आप कितने दिन तक रहेगा याद रखिए, 2004 में पूछा गया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 123 के अनुसार उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो, 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके अनुसार 123 के अनुसार जब संसद उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद के पुनः सत्र में आने की तिथि, जब यहाँ जो है सत्र जो है दोनों में छोड़कर, इसके अनुसार उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद के पुनः सत्र में आने की तिथि के जब वो पुनः आने की तिथि में कितने दिन तक, 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाएगा। यहाँ जब ये सत्र में आने की तिथि के 6 सप्ताह के बाद वह समाप्त हो जाएगा यदि संसद इस बीच उसे अनुमोदित नहीं कर देती है। यदि यह जो अनुमोदित नहीं कर देती है संसद, ये वाली बात यहाँ पे कही गई है। देखिए अन्य तथ्य महत्वपूर्ण क्या हैं। यदि दोनों सदन अलग अलग तिथियों को सत्र में आते हैं और यदि दोनों सदन, उच्च सदन और निम्न सदन दोनों अलग अलग तिथियों को सत्र में आते हैं तो समय की गणना बाद वाली तिथि से की जाएगी। ये बाद वाली तिथि से की जाएगी अगर दोनों हैं साथ में, दोनों अलग अलग। इसका प्रश्न है। देखिए सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। ए राधा कृष्णन थे, ए संजीव रेड्डी थे, बीबी गिरी थे कि ज्ञानी जैनशील थे कि जो ए। देखिए सर्वसम्मति से निर्वाचित, ये प्रश्न बनेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एन संजीव रेड्डी थे जो सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। कौन थे बच्चों? एन संजीव रेड्डी। देखिए आप इस तरह से भी याद रखते हैं। देखिए सर्वसम्मत आ गया और फिर इसके नाम में ही सर्वसम्मत संजीव रेड्डी है, छुपा हुआ है वो चीज़ें, जो चीज़ें आपके उनके नाम में ही है, संजीव रेड्डी और सर्वसम्मति से जो है। देखिए अब यहाँ प्रश्न क्या है, उसकी व्याख्या है। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति, निर्विरोध भी आएगा, सर्वसम्मति दोनों से आप लोग याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं वाले प्रथम वाले एकमात्र व्यक्ति थे जिनका कार्यकाल कितना 1977 से 82 तक था। 1977 से 82। इसके पहले कब 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी बीबी गिरी के मुकाबले चुनाव हार गए थे। ये जो है यहाँ पे चुनाव हार गए थे, बीबी गिरी के मुकाबले इस समय हार गए थे, तब यहाँ पे 77 में ये बने थे दोबारा। इसके पहले चुनाव हारे थे ना, ये 69 था, ये 77 में बने हुए हैं। निम्नलिखित से भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। कौन राष्ट्रपति जो यहाँ पे है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राधाकृष्णन की, के.आर. नारायण। तो देखिए यही वाला फिर प्रश्न आपके आया है, सी वाला आंसर है, नीलम संजीव रेड्डी आपके आंसर। देखिए कई बार आया है बच्चों, ये परीक्षा के लिए आपकी इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ भी ट्रिपल सी बी में आया है ये, और पीजीटी में, और 2014 में भी आया हुआ है, पीजीटी में भी, तो परीक्षाओं में आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 35 प्रश्न देखिए आप।
राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवादों का निपटारा होता है। चुनाव में होने वाले विवादों का निपटारा होता है कैसे? भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका में होता है कि संसद में, लोकसभा में, कि चुनाव आयोग के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले जो विवाद होते हैं उसका निपटारा किस में होता है, कहाँ पे होता है? तो ये आपके भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका में होता है। इनके चुनाव में होने वाले विवादों का निपटारा राष्ट्रपति के कहाँ होता है? भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका में होता है। ये वाला आंसर उसका सही था। तो यहाँ पे देखिए, फिर अगर भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है, उस विवाद का किसके अनुच्छेद के तहत 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। इसके अनुसार 71(1) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया विनिश्चय अंतिम होगा। वही जो निश्चय जो होगा, वो जो वहाँ फैसला देगा वही अंतिम होगा। इसमें शब्द कुछ ऐसे कर दिए हैं कि देखिए, निश्चित होगा विनिश्चित कर दिया गया है, वही निश्चित होगा, वही उनका फैसला निश्चित ही होगा। देखिए 46 प्रश्न देखिए बच्चों। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वाद कौन सुलझाता है? निर्वाचन में जो वाद विवाद होता है कौन सुलझाता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, संसद की निर्वाचन आयोग की लोकसभा? तो यही आगे प्रश्न आपने देखा ही था, तो इसको अलग से जो है निर्वाचन वही कर दिया है और वहाँ जो है वो था, तो ये वाला आंसर वही दोबारा प्रश्न रिपीट किया है। तो ये वाला देखिए, ये भी आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट। देखिए कितनी परीक्षाओं में यूपी जीआईसी में 15 में पूछा गया, यूपी जीआईसी में अपर में पूछा गया है, प्राइमरी में। तो देखिए परीक्षा 2009-15 कितनी बार ये पूछा गया है। तो आप इसको भारत का जो इनका जो है यहाँ पर निर्वाचन संबंधी विवाद के कौन सुलझाता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है बच्चों। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जो बार बार प्रश्न जो बन रहे हैं वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। देखिए 37 प्रश्न आपका है, भारतीय राष्ट्रपति अपने पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति? भारतीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा, कि सर्वोच्च न्यायालय अदालत, संसद के द्वारा, कि मुख्य निर्वाचन आयोग के? तो आप देखिए संसद में ही तो ये सारी प्रक्रिया इनकी होती है। निर्वाचित सदस्य वाले जो रहते हैं वोट देते हैं, उसी से पद से होते भी हैं और वही लोग से जो है एक तिहाई बहुमत से सारा होता है ना प्रक्रिया। देखिए तो ये बी वाला आंसर आपका सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं बच्चों। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने की शक्ति संसद को दी गई है। संसद के राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कर उसके पद से हटा सकती हैं। वहाँ पर महाभियोग के प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटा सकती है। महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किसमें है? 61 में बच्चों में किया गया है। राष्ट्रपति के महाभियोग का अनुच्छेद 61(1) के अनुसार क्या है? अनुसार 1 के अनुसार क्या है? 61 में तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद में कोई भी, देखिए 61 के अनुसार तो उस पर लगाया जा सकता है। 61(1) के अनुसार क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप संसद के किसी भी सदन में, और खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन इस आरोप को अन्वेषण करेगा। खंड 3 के अनुसार बच्चों जो है लगाया जाएगा जो उस पर आरोप संसद द्वारा, वो उस पर कौन करेगा? दूसरा सदन आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा, और उसे अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति का अधिकार होगा। जो वहाँ पे उनकी वो गलतियाँ हैं उसको स्वयं उपस्थित रहेंगे और अपना उसका अधिकार उनको राष्ट्रपति को दिया जाएगा। उनको अपनी 38 प्रश्न, जब राष्ट्रपति एक विधेयक को पुनर्विचार हेतु अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वापस करता है, तब यह उदाहरण है किसके अनुसार है? जब एक विधेयक को पुनर्विचार कर कोई विधेयक पारित होता है जो उस पर पुनर्विचार कर अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वापस करता है, तो उदाहरण किसके अंतर्गत है? पूर्ण निषेधाधिकार के अनुसार है बच्चों। पूर्ण निषेधाधिकार के अंतर्गत है, सीमित निषेधाधिकार के अंतर्गत है, कि निलंबित निषेधाधिकार के अंदर, कि पॉकेट निषेधाधिकार के अंदर? किसके अंतर्गत ये है? ये वाला सी वाला आंसर, निलंबित। जो पुनर्विचार हेतु जो वापस करता है यह निलंबित निषेधाधिकार के अंतर्गत है। ये वाला यह उदाहरण देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन द्वारा पारित विधेयक की स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा। अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा, अपनी स्वीकृति रोक लेगा, अथवा विधेयक के अतिरिक्त को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकेगा। यहाँ पर सदन को लौटा सकेगा। राष्ट्रपति की
विधेयक को रोक लेने की शक्ति इसको रोक लेता है जो विधेयक को, वह पूर्ण निषेधाधिकार तथा पुनर्विचार हेतु वापस करने की शक्ति निलंबनकारी वीटो है। इनके अंदर वीटो पावर है, जो वीटो कही जाती है, वीटो पावर कही जाती है इनकी, जो है ये जो रोक लेते हैं, ये इनका वीटो पावर के अंतर्गत आता है बच्चों। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है कैसे? चुनाव कैसे संचालित किया जाता है? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, भारत के अटॉर्नी जनरल के द्वारा, कि भारत के निर्वाचन आयोग के, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा ये इनका चुनाव संचालित किया जाता है। देखिए निर्वाचन आयोग से ही सारी जो है वोटिंग वाली सारी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग ही करता है। तो चुनाव राष्ट्रपति का भी कौन करेगा? निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। चुनाव संचालित किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव का। प्रवक्ता परीक्षा यूपी जीटीसी परीक्षा प्रवक्ता 2012 में आया हुआ है। देखिए इसकी व्याख्या क्या है बच्चों। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद द्वारा विधानमंडलों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के अधिगण, निदेशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। अतः राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। इसके अंतर्गत 324 के अंतर्गत बच्चों 40 प्रश्न देखिए आपका। राष्ट्रपति द्वारा, देखिए राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होगी? जो अध्यादेश जारी करेगा उसकी अवधि कितने दिन तक होगी? 6 माह तक की, 7 माह तक की, 6.5 माह तक की, 7.5 माह तक की? ये देखिए डी वाला आंसर 7.5 माह की होगी इनकी अवधि, जो अध्यादेश जारी घोषित करेगा उसकी। ये 2015 में यूपी जीआईसी परीक्षा प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया है बच्चों। तो सारे प्रश्न पूछे गए हैं, रिपीटेड प्रश्न ही आपकी परीक्षा में आएंगे। तो आप ये सारी परीक्षा जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं सारी आप याद करते जाइए। 123(2) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह या 1.5 माह के अंदर 6 सप्ताह या 1.5 माह के अंदर बच्चों अनुमोदित होना चाहिए। ये जो अध्यादेश जारी करेगा 123(2) के अंतर्गत, ये वाला ये भी याद रखिएगा किसके अंतर्गत अनुच्छेद के है, 2 का के अनुसार है, 123(2) का के अनुसार है। संसद के अनुमोदन के बाद अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहेगा। 6 माह तक अनुमोदन के बाद भी अध्यादेश कितने दिन तक? 6 माह तक। इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितना रहेगी बच्चों? 7.5 माह की अवधि होती है जो अध्यादेश जारी करता है। इसके बाद तो समाप्त हो जाता है। देखिए ये क्या है, 41 प्रश्न देखिए बच्चों। 41 प्रश्न आपका क्या है? तो देखिए क्या कहा, निम्नांकित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को संसद के संबंध में नहीं है? अधिकार भारत के राष्ट्रपति के संसद के संबंध में नहीं है बता रहा। कौन सा इसमें नहीं, कौन सा है? एक नहीं होगा, वही जो नहीं पूछ रहा वही आंसर गलत होगा यहाँ पे। देखिए राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु एक सत्र के दूसरे सत्र के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। जो एक सत्र चालू होता है सत्र, जो उसमें एक के सत्र में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एक करवा लेना चाहिए। ये जो है देखिए संसद में जो सदन उसकी घोषणा कौन देता है? तो आहूत करता है कौन? आपके राष्ट्रपति करता है। तो इसका यही देखिए ये वाला है। देखिए अब दूसरा है सदनों या किसी सदन का सत्रावास कर सकता है। सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। राज्यसभा का विघटन कर सकेगा, लोकसभा का विघटन कर सकेगा। अब देखिए राष्ट्रपति ये वाला संसद के संबंध में नहीं कौन सा बताया है इनके बारे में। तो देखिए यहाँ पे सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। राज्यसभा का विघटन होता ही नहीं है। अब देखिए इसका राज्यसभा का विघटन नहीं कर सकेगा ना, इसका विघटन होता ही नहीं तो कहाँ एक कर पाएंगे? राष्ट्रपति तो करेगा ही नहीं, इसका विघटन ही नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे क्या है इसका होगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद का पुनः सत्र बुलाने का, सत्रावास कराने तथा सत्रावसान करने तथा लोकसभा को विघटित करने की शक्ति दी। लोकसभा को विघटित करने की शक्ति दी गई। इसके अनुसार 85 के अनुसार सत्रावसान बुलाने और लोकसभा को विघटित करने की शक्ति दी गई। इसके अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए
अब बुलाता है यही ना, अधिवेशन की सूचना कौन देता है? जो आहूत करता है, सूचना देता है वही, वही आहूत कहे या सूचना देना जो है कौन करता है? बुलाता है, बुलाना हो गया या फिर यही है, तो कौन देता है? समय यही राष्ट्रपति देता है, तो आहूत करेगा यही ना। किंतु उसके फिर क्या है? किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना। ये जो एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों या किसी एक ही सदन का सत्रावसान कर सकता है बच्चों, और लोकसभा को विघटित कर सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है। किंतु राष्ट्रपति राज्यसभा का विघटन नहीं कर सकता, क्योंकि अब देखिए यही दिया है, क्योंकि यह एक अस्थाई सदन है राज्यसभा ना। अनुच्छेद 83 के 1 में कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। ये विघटित नहीं होता है राज्यसभा, तो कैसे आपके राष्ट्रपति इसको कर देंगे? किसके अंतर्गत कहा गया है? 83 के अंतर्गत ये वाला कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। किंतु इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है निवृत्त हो जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे। कितने? 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 वहाँ से निकल जाएंगे, निवृत्त होंगे, केवल वहाँ विघटित वाली प्रक्रिया नहीं है। तो देखिए 42 प्रश्न आपका क्या है? अब ये प्रश्न बनेगा कि राज्यसभा अस्थाई सदन है या अस्थाई, तो वो अस्थाई है, अस्थाई नहीं है, उसका विघटन ही नहीं होगा था। और जो आपके उसमें उसके अनुच्छेद में कहा भी गया है, जो आगे आपने देखा था। देखिए 42 संसद के सदन को कुल संख्या के 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव के पारित किए जाने का नियम की दशा में लागू किया जा सकता है। जो 2/3 बहुमत का किस नियम के अंतर्गत लागू किया जा सकता है? संविधान का संशोधन, कि आपातकाल के प्रभावी होने का अनुमोदन, कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, कि आपातकाल के प्रभावी होने की अस्वीकृति। देखिए भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब ये जो है क्या होता है? 2/3 बहुमत पारित किया जाता है ना, यही तो 2/3 बहुमत इन पे संसद की कुल संख्या 2/3 होगी, तो इन्हीं पे जब महाभियोग चलाया जाता है तो ये वाली प्रक्रिया लागू की जाती है, ये नियम लागू किया जाता है। तो इसकी व्याख्या देखिए बच्चों, क्या है व्याख्या में? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद के किसी भी सदन कुल सदस्य संख्या की 2/3 सदस्यों में बहुमत प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक होता है। साथ ही दूसरे सदन द्वारा भी आरोप की जांच के बाद अपनी कुल संख्या जो है कुल सदस्य संख्या की 2/3 बहुमत से आरोप के साबित होने का संकल्प पारित किया जाना आवश्यक होता है। दूसरे सदन द्वारा भी संकल्प पारित किए होते हुए भी, पहले की भी धारा दूसरे की भी पारित होते हुए पर राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। जब ये दोनों के द्वारा होगा तब ये राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, जब संविधान में किसी प्रकार का जो अतिक्रमण करेगा राष्ट्रपति बच्चों, तब अनुच्छेद 61 के अनुसार उस पर महाभियोग लगाया जाएगा। और जो है इस पर महाभियोग लगाया जाता है किसके अंतर्गत? 61 के अंतर्गत। ये वाला प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में कि राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो लोकसभा को भंग तो कर सकते हैं, तो आपने देखा था लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश, कि संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति देते हैं। क्या क्या कार्य करते हैं? संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो देखिए इसका उत्तर क्या है यहाँ पे? इसका उत्तर यहाँ पे देखिए डी वाला है। दूसरा वाला नहीं सही है, ये वाला देखिए नहीं कर सकता, यही दूसरा नहीं कर सकता है, बाकी ये कर सकता है, ये भी तीसरा भी कार्य कर सकता है, चौथा भी। संयुक्त संसद के संयुक्त सत्र को भी जो वही आहूत करता है। संसद द्वारा बिल भी जितने बिल है उस पर सहमति यही राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन ये लोकसभा की अवधि समाप्त करने पर चुनाव के लिए आदेश नहीं देता है। पहला, तीसरा और चौथा वाला सही था बच्चों, दूसरा वाला आपका गलत था, जो ये वाला उसमें नहीं है। पहला डी वाला आंसर सही था। देखिए अब क्या है? भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है। राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति प्रदान करके वह संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकता है, जबकि लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश
ये निर्वाचन आयोग का काम है ना, जो चुनाव के लिए जो सारा उनको जो है पारित करना निर्वाचन आयोग करता है, ना कि राष्ट्रपति का। ये निर्वाचन आयोग का कार्य है जो उसको चुनाव के लिए जो है जो आदेश जारी करता है भारत को। भारत का आदेश भारत का निर्वाचन आयोग करता है ये वाला चुनाव का आदेश, राष्ट्रपति वो कार्य नहीं करते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोग सभा भंग कर सकते, इनकी सलाह पर लोग सभा भंग करेंगे प्रधानमंत्री के। संसद द्वारा पारित बिलों की सहमति प्रदान करती है संसद में संयुक्त सत्र को, जबकि यही वाला फिर से यहाँ पे लग रहा PDF लग गया है दोबारा। 44 प्रश्न देखिए बच्चों, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति को क्या विशेषाधिकार प्रदान किया गया है? लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, संसद के जो संयुक्त। देखिए, इस तो सारे कार्य इनके जो है डी वाला आंसर, सारे कार्य कर सकते हैं। लोकसभा को भंग भी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी यही राष्ट्रपति करता है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को ही यही बुलाता है। कहीं बुलाता आता है तो कहीं आहूत आता है, दोनों चीज़ें आपको जो है, जो आहूत भी यहाँ देखिए, हम आहूत भी आप याद रखिए, कभी पेन नहीं चलती बच्चों, आहूत और बुलाना, ठीक है। कोई भी शब्द आ जाए तब आप यही बुलाना या आहूत करना या संदेशा, सारी चीज़ें वही होगा। डी वाला आंसर सही था। UPGIC प्रवक्ता 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं अब क्या है। अनुच्छेद 85 ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर, इसके अनुसार 85 ख के अनुसार राष्ट्रपति जो है भंग कर सकता है लोकसभा, किंतु राष्ट्रपति को यह शक्ति अनुच्छेद 74 के अधीन, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही इसके केंद्रीय मंडल का जो प्रधानमंत्री उसकी अनुशंसा पर ही करेगा ना, केंद्र का जो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे करता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार, ये 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्र जो 75 है बच्चों, इसके अनुसार जो है प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, इसके अनुसार 75। और ये क्या करेगा, इस 74 के केंद्रीय अनुशंसा पर ही कर सकता है, 74 इसकी कार्य करेगा ये वाला। तो देखिए अब क्या हो गया, संविधान के अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन या किसी साथ संवेद दोनों सदनों में अभिभाषण का अधिकार है। देखिए 86 के अनुसार सदन के या साथ संवेद कोई भी सदन, उसमें अभिभाषण का अधिकार इसको है 86 के अनुसार राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 87 के अनुसार तहत क्या है, राष्ट्रपति को संसद के संयुक्त अधिवेशन में विशेष अभिभाषण का भी, इसके अनुसार 87 के अनुसार ये था यहाँ 86 के अनुसार था, यहाँ 87 के अनुसार क्या तहत राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण का अधिकार है इसको। 45 प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित में हर्ताओं में से कौन सा भारत तथा अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए उभयनिष्ठ है? नागरिकता है कि न्यूनतम आयु है कि आवासीय शर्त है, कि आवासीय शर्त है कि विधायिका के लोकप्रिय सदन के सदस्य होने की योग्यता। तो देखिए सब ये अमेरिका या राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के उभयनिष्ठ क्या है हर्ता, तो न्यूनतम आयु ही तो होगा, यही इसी के अनुसार ही तो इनकी नियुक्तियां होती हैं, यही तो मेन होता है। देखिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष भारत की, अमेरिका दोनों राष्ट्रपति के पद के ये दोनों 35 वर्ष आपके अमेरिका के भी है और भारत के 35 वर्ष का जो है इनका आयु में जो है जैसे रहता है, इतनी आयु में वहाँ के जो राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं, इतनी उम्र उनकी होनी चाहिए 35 वर्ष राष्ट्रपति की। इससे कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती है, 35 वर्ष उनकी रहनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 46, निम्न में से कौन सा द्वितीय वरीयता के मत में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हो? द्वितीय वरीयता के मत में देखिए ज्ञानी जैल सिंह, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, PV गिरी। तो कौन है द्वितीय वरीयता? पहले तो नीलम संजीव रेड्डी थे ना बच्चों, वहाँ पे जो सम्मति से चुने गए थे, नीलम संजीव रेड्डी थे नहीं, हाँ यही थे नहीं। तो देखिए क्या है, अब ये जो है द्वितीय वरीयता के आधार पर कौन है, तो PV गिरी है बच्चों, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, डी वाला। देखिए व्याख्या इसकी देखिए, ध्यातव्य है कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में PV गिरी जो है ऐसा ज्ञान होता है, ध्यातव्य है यहाँ पे, उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस पार्टी के इस निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की गणना के पश्चात PV गिरी विजयी प्राप्त किए। ए, राष्ट्रपति PV गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
यस एम सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख उपस्थित हुए। ये भ्रष्ट कोई कार्य किए थे, यहाँ पे बीबी सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख हुए थे। देखिए अब क्या हो गया यहाँ पे। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? रिचर्ड निल्सन थे कि ट्यूबमैन थे कि जेकी कनेडी थे, JF कनेडी थे कि आइजन हावर थे? कौन थे? आइजन हावर थे कि JF कनेडी थे कि ट्यूबमैन थे कि रिचर्ड निल्सन थे? देखिए कौन था बच्चों, JF कनेडी थे। JF कनेडी आपका आंसर सही हो जाएगा। ये जब ये वाला था 62 में क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? JF कनेडी थे। इसका आंसर बी वाला सही हो जाएगा बच्चों। ये आया भी है 2021 में, जल्दी ही वाली परीक्षा में आपके दिया। इसको आप लोग याद रखिए, कनेडी को याद रखिएगा। अक्टूबर 1962 में तत्कालीन सोवियत संघ जब रूस द्वारा क्यूबा में अमेरिका को निशाना बनाकर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी गई थी, जिसके कारण दोनों देश परमाणु युद्ध में मुहाने पर खड़े थे। तो इस संकट को खड़े थे मुहाने पर। इस संकट पर क्यूबा मिसाइल संकट का, इसको क्यूबा मिसाइल संकट कहा गया, जो ये बता रहा है। तो यह संकट तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव यू थॉर्ड और सोवियत की प्रमुख निकिता खुश्चेव के आपसी समझौते के बाद समाप्त हुआ। इनकी जो है टूथार्क और सोवियत की निकिता खुश्चेव को आपसी समझौते के बाद ये वाला जो है संकट समाप्त हुआ था। तो यही हमारा प्रश्न समाप्त होता है। अब आज हमारे राष्ट्रपति जो टॉपिक लिया था हमने वो समाप्त हो गया। अभी अगली क्लास जो आपकी फिर दूसरा टॉपिक हम लोग चलाएंगे। देखिए कुछ क्लासें मैं इसलिए लेके थोड़ा सा वहाँ जो बच्चों उनकी तबीयत नहीं ठीक है, इसी वजह से जो है मैम की क्लासें अगली नहीं हो पा रही हैं, तो वो क्लासें मैं आपको प्रदान करवा रही हूँ। क्योंकि मैंने कहा था कि मेरी क्लासें चाहे आप लोग उसको देखें या ना देखें, मैं आपके अपने फर्ज पर जो है हर क्लासें आपको प्रदान कराती रहूँगी, ताकि आपकी जो है घटना चक्र बुक से जितने भी क्वेश्चन आपके आएँ वो आपकी परीक्षा के लिए जो है समझ लीजिए घटना चक्र युद्ध जो सारी बुक की, यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। देखिएगा कुछ ही प्रश्न नहीं बनेंगे, बाकी यही सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। रिपीटेड प्रश्न आपके जिन्होंने भी TGT PGT की परीक्षाएँ दी हैं बच्चों, वो जानते हैं कि रिपीटेड प्रश्न बहुत आते हैं। इसीलिए कोई भी रिपीटेड प्रश्न आप लोग मत छोड़िएगा, सारे प्रश्न आप लोग याद करते जाइए। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उनको सब्सक्राइब करिए जो लोग नहीं किए हैं, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करिए। अब आपको हमने हमारे तरफ से जो है हम कह रहे हैं, जो कर दिया करिए और अपनी संख्या बढ़ाइए, और हम अपना जो है आगे क्लास देते रहेंगे निर्धारित समय से। धन्यवाद आप सभी का।